नमस्कार दोस्तों, मैं इस्तेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, उसमें से आप देख लीजिए। और ये जो पार्ट 4 वीडियो में प्रश्न संख्या 25 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर जो अथवा वाले क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है। ये 25 जो क्वेश्चन है, इससे पहले वीडियो में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। और आज हम इसमें करेंगे अथवा से स्टार्ट करेंगे। ये अथवा वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये है चित्र, ठीक है। ये बड़ा वृत्त है। इस बड़े वृत्त के यहाँ से जो ओ ए है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, ओ ए 7 सेंटीमीटर इसमें है। तो ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। यानी ओ ए बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या का काम कर रहा है, लेकिन इस छोटे वृत्त के लिए वो व्यास का काम करेगा। क्योंकि देखिए, बड़े वृत्त के लिए यहाँ से ओ से लेके ए तक त्रिज्या है, ओ से डी तक भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो समान होंगे इसमें। तो ओ ए अगर 7 है तो डी ओ या ओ डी भी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या लगाना है। देखिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगाना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। उस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर मैं इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को हटा दूंगा तो ये और ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस फिर जाके उसमें लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन में जो जो दे रखे हैं उसको हम लिख लेते हैं। देखिए, इसमें चित्र हमने बना लिया है। इसमें हमें क्या करना है, ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये जो छायांकित भाग दिख रहा है इसके क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। तो हमने लिख लिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या। देखिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए है, इसको कैपिटल आर मानेंगे। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास ये ओ ए जितना होगा ओ डी भी उतना ही होगा। तो छोटे वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है त्रिज्या बराबर व्यास/2 होता है। इस फॉर्मूले से ये निकलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए, कॉन्सेप्ट हमारा मेन यही होगा जो मैं लाइन लिख रहा हूँ अभी। इसमें लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए, मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है। अगर ये आपको आगे करना तो इसमें और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अभी सॉल्व हो जाएगा तुरंत। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो बड़ा अर्धवृत्त होगा वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त है तो /2 माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज या नॉर्मल त्रिभुज भी कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे समकोण हम है कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कोण बना हुआ है ना कुछ भी है। तो हम कह सकते हैं एक नॉर्मल त्रिभुज है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे। देखिए, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर स्मॉल आर है, स्मॉल आर हमारे पास कितना है 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया है। प्लस यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7, ठीक है। और ये नीचे 2 है तो मैं 2 भी इसके साथ गुणा में 1/2 करके लिख देता हूँ। कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर हमारे पास से 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। माइनस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए, यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये त्रिज्या है 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है, ये भी 7 है। 7 और 7 14, आधार क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और ऊंचाई, ऊंचाई भी तो त्रिज्या ही है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 7 है तो ऊंचाई यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा
2 सत्ते 14, और यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखेंगे 11 सत्ते 77 बट्टे 2 प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 77 बट्टे 2 प्लस 77 में से 49 को अगर घटाएंगे तो हमारा आएगा 28। ठीक है, इसके नीचे 1 लेके इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 आ जाएगा। 77 प्लस 28 दूनी 56 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 133 बट्टे 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह होगा साइन भाग का क्षेत्रफल। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनकी मासिक आय हमें ज्ञात करनी है कि दोनों व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। कि माना पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय ये मासिक आय है। ठीक है, वहाँ पे देखिए कितना दे रखा है था, 9:7 दे रखा था। ठीक है, 9:7 दे रखा है तो इसको हम 9x मान लेंगे और फिर जाके दूसरे व्यक्ति की मासिक आय यहाँ पे 7x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि और उनके खर्चों का अनुपात। ठीक है, खर्चों का अनुपात कितना देखें, 4:3। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले व्यक्ति का खर्चा, जो पहले व्यक्ति का खर्चा होता है वो हम 4y मान लेंगे और दूसरे व्यक्ति का जो खर्चा है वो हम 3y मानेंगे। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है जो बचत होता है। ठीक है, बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्चा। ये फॉर्मूला होता है ना बचत का। ठीक है, बचत कैसे, जितना आय करते हैं और आय में से जितना खर्चा कर रहे हैं उसको घटा देंगे, बचत निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार पहले व्यक्ति की बचत। ठीक है, पहले व्यक्ति की बचत। तो देखिए पहले व्यक्ति की बचत क्या है, अगर मैं पहले व्यक्ति के आय यानी 9x में से पहले व्यक्ति के खर्चे को माइनस कर देता हूं तो क्या रहा है क्वेश्चन में कि 2000, पहले व्यक्ति की बचत भी 2000 है और दूसरे व्यक्ति की बचत भी 2000 है। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति की बचत, दूसरे व्यक्ति की बचत क्या होगी, देखिए दूसरे व्यक्ति की आय 7x है और दूसरे व्यक्ति का खर्चा क्या है 3y है। ये भी 2000 रुपये बचा लेता है। तो देखिए ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चे अधिकतर क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को विलोपन प्रतिस्थापन किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। करने के बाद x और y का मान दोनों लाएंगे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। देखिए मेथड सही है, x और y का मान लाते हैं हर क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ आय बोला है, आय। तो देखिए आय ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ x का ही तो मान चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें दिमाग ये लगाना है, यहाँ पे y के मान की हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें आय पूछा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आय, आय क्या है, यहाँ पे आय पूछा है ना क्वेश्चन में। तो हमें देखना आय के लिए हमें किसकी जरूरत है, x की जरूरत है। तो हम इस समीकरण को ऐसे सॉल्व करेंगे कि सिर्फ हमें x मिल जाए, y नहीं। y अगर निकालोगे तो किसी काम का नहीं है, टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x निकालना है तो हमें y को कैंसिल करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे y का गुणांक 3 है और यहाँ पे 4 है तो क्रॉस, यानी कि ये y का गुणांक 3 है, इस समीकरण को 3 से कर दो, y का गुणांक 4 है तो इसको 4 से गुणा कर दो। देखिए क्या आता है, 9 27x, ये 3 चौको 12, y बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब इसको गुणा करेंगे 4 सत्ते 28x, 4 तिया 12y बराबर 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए इसको ना हम घटा देते हैं, माइनस प्लस और ये माइनस, तो इससे ये कट जाएगा। देखिए और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा बराबर, यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा, 2000 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय। देखिए पहले व्यक्ति की आय को हमने 9x माना था, अब तो हमें x का मान मिल गया है तो 9 × 2000, तो पहले व्यक्ति की आय 18000 है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय बराबर, देखिए दूसरे व्यक्ति की आय को हमने क्या माना था, 7x माना था। ठीक है, तो वहाँ पे 7x लिखेंगे और 7 × 2000,
तो 7 दूनी 14,000 हो जाएगा। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे y के मान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग भी y का मान मत निकालिए। देखिए मैं सबसे शॉर्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है, जितना शॉर्ट हो सके, क्योंकि बोर्ड के पेपर में हमें जो टाइम मिलता है वो सीमित मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है क्वेश्चन को, सिर्फ जो पूछा है उसी को बताना है। इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे एक्स और वाई का दोनों का मान निकालेंगे विलोपन विधि से हल करके, और बाद में पता ये चलेगा कि हमें तो वाई का मान चाहिए ही नहीं था, एक्स के मान से ही हमारा काम हो जा रहा था। तो आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा 5 मिनट 10 मिनट, और बोर्ड के पेपर में 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैथड जो है इसको ध्यान रखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 के अथवा वाले को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेते हैं, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए। इसमें कह रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में, अभी न जल स्थिर रुका हुआ है, जल की जो धारा है वो रुकी हुई है। ठीक है, तो उस मोटर बोट की जो स्थिर जल में चाल है वो 18 किलोमीटर है प्रति घंटा है, और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, और वही दूरी का मतलब फिर से 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। देखिए जब पानी की धारा की दिशा में ही नाव चलेगी तो नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कम समय लगेगा जहां तक जाना चाहता है, लेकिन अगर धारा के प्रतिकूल नाव चलती है तो वहां पे नाव को ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो ये समझना है। तो इसमें कह रहा है कि अगर वो धारा के प्रतिकूल चलता है तो अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, क्योंकि धारा के प्रतिकूल चलने में तो फिर आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे जो ज्ञात करना है उसको पहले मानते हैं, धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे मानते हैं माना धारा की चाल। तो इसमें लिखते हैं माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। जैसे ये पानी की धारा है, इसके ऊपर एक नाव बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जल भी रुका हुआ है जिसकी चाल है x, और जो नाव है, नाव की चाल दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है किताब में। ठीक है, तो नाव अगर इस दिशा में चलती है और धारा भी इसी दिशा में चलेंगे तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि नाव की चाल प्लस धारा, ये है अनुकूल की कंडीशन। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ये अनुकूल की कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे ये धारा है और ये नाव है, तो अगर धारा की चाल इधर है और नाव की चाल इधर है तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और देखिए जिसकी चाल विपरीत होती है उसको माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रतिकूल की स्थिति हो जाएगी हमारे पास। प्रतिकूल में क्या होगा, 18 माइनस x होगा। यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, x माइनस 18 कर देते हैं, बस वहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने जो नियम बताया उसी नियम पे चलना है कि x माइनस का क्यों आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ऐसे बहुत से बच्चे करते हैं, वहाँ पे x प्लस 18 लिख देंगे और उसको करेंगे, तो x प्लस 18 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x माइनस 18 अगर करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी समझिएगा इसमें। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अब अनुकूल की कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि अनुकूल चाल। देखिए जो अनुकूल चाल होगी वो मैंने बताया था 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल जो चाल होगी वहाँ पे 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल, धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय t1 मान लेते हैं। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, कितना दूरी चलता है 24 किलोमीटर, और अनुकूल चाल के लिए अभी लिखा था हमने 18 प्लस x। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय t2 बराबर, देखो उसमें कहा था वही दूरी का मतलब है कि यहाँ पे 24 किलोमीटर ही, तो 18 माइनस x। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी और चाल, अनुकूल चाल के लिए अनुकूल वाला ही लिखा जाएगा, प्रतिकूल के लिए प्रतिकूल वाला लिखा जाएगा। यहाँ पे प्रश्नानुसार में क्या कह रहे थे कि प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है t2 वो अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। बस
देखिए प्रतिकूल जाने में जो समय T2 लगता है वो अनुकूल के अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तब T2 का मान रख देंगे 24/18 माइनस एक्स बराबर T1 का मान 24/18 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1। इसको हमें सॉल्व करना है। 18 माइनस एक्स और यहाँ पे 18 प्लस एक्स, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स बराबर 1। यहाँ से 24 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे। 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स। देखिए समझ लीजिए यहाँ पे कॉमन लेके सॉल्व किया है। यहाँ पे इसका a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। 18 को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है, इससे ये कट जाएगा। तो देखिए 24 गुणा एक्स एक्स मिलके कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसको ऐसे लिखेंगे 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। इसको पीछे गुणा कर देंगे अभी, तो यहाँ पे 24 दूनी 48 एक्स हो जाएगा बराबर माइनस माइनस नहीं 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 56 में से अगर हम घटाएंगे 54 में से अगर 6 घटाएंगे, इसके गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 54 में से 6 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, और गुणा करके 54 और 6 का गुणा करके 324 भी आ जाएगा। इस समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से गुणनखंड कर लिया था, तो थोड़ा सा आप लोग अलग से देख लीजिए कि गुणनखंड कैसे करना है, ठीक है। और इसको जैसे होगा वैसे ही हम लिखते जाएंगे, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें x कॉमन लेंगे, x प्लस 54 आ जाएगा, माइनस इसमें से 6 कॉमन लेंगे, x प्लस 54 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस 54 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 बार है, और यहाँ पे x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, x प्लस 54 इक्वस टू 0, x माइनस 6 इक्वस टू 0, x इक्वस टू माइनस 54, x इक्वस टू 6, ठीक है। यहाँ पे 2 इसके आंसर आ जाएंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऋणात्मक छोड़ देंगे, ठीक है, ऋणात्मक वाला छोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो जल की चाल है या धारा की चाल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहे हैं झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा झील में इसकी परछाई का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इसको चित्र से समझते हैं। कह रहे हैं झील में 200 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये है झील है, अब 200 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 200 मीटर मानते हैं। यहाँ पे एक बिंदु स्थित है और एक बादल है यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बिंदु से इस बादल का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का बनता है। देखिए यहाँ से 200 है तो मैं इसके समानांतर एक लाइन खींचता हूँ, तो ये भी मैं 200 लिख देता हूँ और इन दोनों को मिला देता हूँ। यहाँ पे A, B, C और D, और यहाँ से बादल की ऊंचाई को भी मिला देता हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, उन्नयन कोण, ठीक है। ये झील है। अब क्या कह रहा है कि इस बादल की जो परछाई है ये झील में बनता है, ठीक है। झील में परछाई बनता है, तो यहाँ पे ये क्या है, परछाई है। तो देखिए अगर झील ये है, यहाँ से यहाँ तक 200 है और यहाँ से यहाँ तक हम इसको मान लेते हैं H, A, C, D, E मान लेते हैं, ठीक है। H मान लिया हमने, E से C तक की दूरी को, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 200 प्लस H, यही तो होगी ना ये। अब परछाई अगर बादल का बनेगा वो यहाँ से नीचे की तरफ बनेगा, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 200 प्लस H है तो ये भी तो 200 प्लस H ही होगा, परछाई भी, ठीक है। समझना लॉजिक को, यहाँ पे ये भी 200 प्लस H ही होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो 200 मीटर की ऊंचाई है ना, इसी बिंदु से जो बादल होगा उसके जो परछाई का अवनमन कोण है वो 60 बनता है, ठीक है, इसी बिंदु से ही। तो हमें पूछा गया है कि बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें पहले
एच निकालना पड़ेगा और उसमें 200 जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए मैं शॉर्ट में बता दूंगा, ज़्यादा लैंग्वेज इसमें लिखाऊंगा नहीं। देखिए जहाँ से कोण बन रहा है वहीं से हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज डी सी ई में यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे क्योंकि हमें आधार और लंब से मतलब है, ठीक है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो ई सी बराबर सी डी। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो सी डी और ए बी इक्वल है, सी डी और ए बी इक्वल है और ए डी और बी सी भी इक्वल है, ठीक है, ये पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा की जगह पे 30 लेंगे क्योंकि हम डी सी ई त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और ई सी की जगह पे एच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना ई सी बराबर एच है, ठीक है, तो आप लोग इच्छा है मान भी सकते हैं। तो यहाँ से ये तो एच बराबर ई सी बराबर एच आ जाएगा, और सी डी की जगह पे सी डी ही लिखेंगे। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर एच बट्टे सी डी होता है। यहाँ से सी डी का मान निकाल लेते हैं, सी डी बराबर √3 एच हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। देखिए दूसरा जो कोण बन रहा है वो हमारा बन रहा है त्रिभुज डी सी, यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, डी सी पी में, डी सी पी में इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें भी tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर लंब, यहाँ पे देखिए क्या है, लंब यहाँ से है पूरा ये। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक वाली बात ये है कि लंब की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सी पी लिखेंगे, और यहाँ पे आधार की जगह पे सी डी ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सी पी, देखिए सी पी की जगह पे देखिए बी से सी तक की दूरी प्लस बी से पी तक की दूरी बट्टे सी डी की जगह पे √3 एच रख देंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका मान होगा √3। देखिए बी सी क्या है हमारे पास, बी सी यहाँ से चित्र से देखिए बी सी 200 है और बी पी 200 प्लस एच है। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 प्लस एच बट्टे √3 एच, तिरछी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे √3 गुणा √3 एच बराबर 200 और 200 400 हो जाएगा, प्लस एच, इसको सॉल्व करते हैं, 3h बराबर 400 प्लस एच इधर आ जाएगा, तो 3h माइनस एच इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। यहाँ पे 2h आएगा, 2h और ये 400 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, अब 200 आ जाएगा, ठीक है, 200 आ जाएगा। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे 200 आ गया h का मान। अब बादल की ऊंचाई यहाँ से मानी जाएगी ना, बिंदु B से, तो यहाँ पे लिखेंगे झील से बादल की ऊंचाई, झील से बादल की ऊंचाई। देखिए झील से बादल की ऊंचाई अगर करेंगे तो 200 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस h उसमें आ जाएगा। तो 200 और h की वैल्यू भी 200 आया है, तो 200 और 200 400 मीटर। इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा 400 मीटर का।